अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने खिड़की खोल दी। खिड़की खोलने से हल्की सी आवाज उभरी थी, मगर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे खिड़की खुलने की आवाज के अलावा मैंने कोई और आवाज भी सुनी हो। थोड़ी देर पर यह तयन करना दुश्वार था कि ये मेरा वहम था या ये हकीकत थी। ताम मैंने खिड़की से सर निकालकर बाहर झांका। सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे रहा था। अहाते की दीवार के साथ उगे हुए फूलों के पौधे नरम हवा के दोष पर लहरा रहे थे और गेट के दोनों तरफ लगे हुए खजूरों के तनावर दरख्त गोया सरशारी के आलम में झूम रहे थे। एक लम्हे के लिए तो मुझे यकीन हो गया कि मैं किसी वहम का शिकार हो गया हूँ। खिड़की खुलने पर जो आवाज मैंने सुनी थी, मुमकिन है वो किसी दरख्त के पत्तों की सरसराहट सी हो। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने दोबारा एक आवाज सुनी। इस बार आवाज बहुत वादे थी। ना सिर्फ वादे थी बल्कि मैंने उसकी सीमत का तयन भी कर दिया था। आवाज कमरे के अंदर से आई थी और दरवाजे की सीमत से आई थी। मैं बड़ी तेजी से पलटा। खिड़की खुली होने की वजह से कमरे में अंधेरा नहीं रहा था और मैं बखूबी देख सकता था, खास तौर पर दरवाजे का चमकदार हैंडल जो अब नीचे से ऊपर की तरफ वापस जा रहा था। कमरे के बाहर रायदारी में कोई मौजूद था और हैंडल घुमाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मेरे माथे पर शिकने पड़ गई। मेरे और टारमंडू के अलावा इस बंगले में सिर्फ 2 अफराद और थे, आर्थर और उसका मुलाजिम। उन दोनों में से किसी से भी ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि इस वक्त और इस तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करे। बिलफर्ज उन्हें हम दोनों में से किसी से कोई काम लेना पड़ता तो भी वो ये पुरस्कार अंदाज हरगिज़ इख्तियार ना करता। तो फिर सवाल ये था कि भाई रायदारी में कौन है और इस कमरे तक उसकी रसाई क्यों कर हुई? आर्थर और उसके मुलाजिम का क्या बना? ये तमाम सवालात अपनी जगह बेहद अहमियत के हामिल थे, मगर उससे भी ज्यादा अहम बात ये थी कि उस शख्स से निपटा जाए जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई शख्स बंगले के अंदर घुसा है तो यकीनन वो तनहा नहीं होगा, उसके और भी साथी होंगे और मुसल्ला भी होंगे। जबकि ना तो मेरे पास असले के नाम पर कोई चीज थी और ना ही टारमंडू के पास कुछ था। और सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकता था। उसके लिए टारमंडू को उठाना जरूरी था। उसे जगाए बगैर दरवाजा खोलता और फायरिंग होती तो वो सोते में मारा जाता और मेरा मकसद फौत हो जाता। फौरी तौर पर इस फैसले पर पहुंचकर मैं टारमंडू के बेड की तरफ झपटा और उसका कांधा पकड़ कर हिलाया। टारमंडू हड़बड़ा कर उठा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और चूंकि कमरे की लाइट बुझी हुई थी इसलिए फौरी तौर पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ सकता था। मैं नहीं चाहता था कि वो मुंह से कोई आवाज निकाले, जिसे सुनकर बाहर मौजूद शख्स या खास होशियार हो जाए। टारमंडू, ये मैं हूं नॉर्मन। मैंने जल्दी से सरगोशियाना अंदाज में कहा, हम खतरे में हैं। कोई कमरे के बाहर मौजूद है और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। खबरदार जोर से कुछ मत बोलना वरना वो होशियार हो जाएंगे। मेरी बात उसकी समझ में आ गई, मगर शायद नींद उसके ज़हन पर मुसल्लत थी और वो पूरी तरह सोचने समझने के काबिल नहीं हुआ था। कौन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है? उसने कहा। आवाज हल्की ही थी। मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। मैंने उसका बेवकूफाना सवाल नजरअंदाज करते हुए कहा, वो जो भी हैं मुसल्ला जरूर होंगे। मुमकिन है फायरिंग भी शुरू कर दें। तुमको मैंने इसलिए उठाया है कि फायरिंग होने की सूरत में कहीं सोते ही ना मारे जाऊं। टारमंडू की अकल ठिकाने आ गई और उसकी आवाज पूरी तरह काम करने लगे। दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है नॉर्मन? उसने खौफजदा अंदाज में कहा। मालूम तो हो कि आखिर बाहर है कौन और इस तरह चोरी जब पे क्यों घुसा है। ये सरासर हमाकत होगी। बाहर कौन है और अंदर क्यों घुसा है ये मालूम करना आर्थर का दर्दे सार है। हम क्यों अपनी जिंदगियां खतरे में डालें? टारमंडू ठीक कह रहा था। हमारा उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। आर्थर जाने और उसका काम जाने, मैं तो बिल्कुल ही गैर मुतल्लक था। अगर उन लोगों पर कोई मुसीबत नाजिल होती है तो हुआ करे, मुझे उससे क्या। मगर मैं अपनी मुतजस्सिस फितरत का क्या करता? मेरे लिए इस मामले से अलग रहना मुश्किल हो रहा था। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ टारमंडू, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। टारमंडू ने फिर एहतिजाज करने की कोशिश की थी, मगर मैंने उसकी बात पर कान नहीं धरे और उसने भी ये महसूस करके कि अब मैं दरवाजा खोल ही दूंगा, बेड से छलांग लगा दी। वो खौफजदा था और उसका खौफजदा होना हक बजानिब था। एक निहत्ता शख्स कभी भी मुसल्ला अफराद का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने दरवाजा की चुटकी गिराई और तेजी से दीवार से चिपक कर खड़ा होगा ताकि अगर कोई दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो तो मैं दरवाजे के पट की आड़ में रहूं। मगर दरवाजा नहीं खुला।
हालांकि मैं अब भी बाहर रायदारी में किसी की मौजूदगी महसूस कर सकता था। वह साथ रो के दरवाजा खुलने का इंतजार करता रहा। बाहर मौजूद कोई भी था, उसे ये मालूम नहीं हो सकता था कि इस कमरे में मौजूद फर्द या अफराद गैर मुसल्ला होंगे। शायद वो इसीलिए मोहतात था। मुमकिन है जिस तरह मैं उसके अंदर आने का इंतजार करता रहा था, उसी तरह वो भी मेरे बाहर निकलने के मुंतजिर हों। ये तो एक गैर मामूली बात थी कि हम मुसल्ला नहीं थे, और ऐसे में मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलने का खतरा बहरहाल मोल नहीं ले सकता था। फिर वो हुआ जिसकी तवक्को ना मैं कर सकता था, और ना ये बात किसी और के वहमो गुमा में आ सकती थी। दरवाजे की कफल में चाबी घूमने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने हैंडल घूमते देखा और मुझे फौरन ही अंदाजा हो गया कि दरवाजा बाहर से मुकफ्फल कर दिया गया है। और उसके बाद से बाहर धीमी आवाज में बातें करने की आवाजें आई, और फिर मैंने एक से ज्यादा लोगों के चलने की आवाजें सुनी जो कमरे से दूर होती जा रही थी। मैं बुरी तरह बुखला गया। उन लोगों ने बड़ी खिलाफे तवक्को हरकत की थी। मैंने झपड़कर दरवाजे की हैंडल पर जोर आजमाई की, मगर मेरा अंदाजा दुरुस्त ही था। दरवाजा बाहर से मुकम्मल कर दिया गया था। टारमंडू ने भी बदली हुई सूरत-ए-हाल महसूस कर ली थी और उठकर मेरे नजदीक आ गया था। क्या बात है नारमन? उसने परेशान लहजे में पूछा। तुम देख ही रहे हो, दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया है, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर उसके भी ओसान खता हो गए, और मेरी तरह उसने भी हैंडल से जोर आजमाई की, जो बेनतीजा ही रही। अब क्या होगा नारमन? उसने कपकपाती आवाज में कहा। अभी एक कैसे तो निकल ही नहीं पाए थे कि फिर फंस गए। मैं उसे क्या जवाब देता, खुद मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो कौन लोग थे और हमें इस तरह कमरे में बंद कर देने से उनका मकसद क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्मी इंटेलिजेंस वाले हमें तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंच गए हो? टारमंडू ने कहा। बेवकूफी की बातें मत करो। अगर उन लोगों का ताल्लुक आर्मी इंटेलिजेंस से होता तो वो हमें यूं छोड़कर वापस न चले जाते। तो फिर वो आकर लोग थे कौन है और हमें यूं कमरे में यूं बंद करके चले गए? जो लोग भी हैं हमारे दुश्मन हैं, दोस्त हरगिज नहीं हो सकते, मैंने कहा। और उसके साथ ही मेरे ज़हन में एक जमाका सा हुआ। यहूदियों के दुश्मन मेरे तो ठोस ही होंगे, मगर मैं अपने इस ख्याल का बरमला इजहार नहीं कर सकता था। मैं एक यहूदी एजेंट के रूप में जो था, ये भी तो मुमकिन है कि उन लोगों का ताल्लुक किसी मुकामी जराइम पेशा गिरोह से हो। हाँ, ये मुमकिन है, मगर हम इसी मुकाम पर यकीन करने का खतरा नहीं मोल ले सकते। हमें तो जल्द यहाँ से निकलने की फिक्र करनी है, मैंने कहा, और कमरे की खिड़की बंद करके पर्दे खींच दिए। तारमंडू ने कमरे की लाइट जला दी थी। अगर मुझे कोई 4 इंच लंबा कोई मोटा तार मिल जाए तो मैं कवल खोलने की कोशिश कर सकता हूँ, तारमंडू ने कहा। हमारी कुल कायनात ये कमरा है, मैंने जवाब दिया। मिलकर ढूंढते हैं, अगर यहाँ कोई तार मिल गया तो ठीक है, वरना फिर खिड़की के रास्ते ही फरार होना पड़ेगा। काफी तलाश करने के बाद हमें एक मुड़ा तड़ा सा तार मिल गया। तारमंडू वो तार लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे ताला खोलने में 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। दरवाजा गैर मुकफ्फल हो गया है नार्मल, तारमंडू ने मेरी तरफ मुड़कर कहा। अब बताओ क्या करना है? सबसे पहले तो बंगले का जायजा लेना जरूरी है, ताकि उन लोगों के बारे में कुछ तो अंदाजा हो। लेकिन दरवाजा खोलने से कबल कमरे की लाइट बुझा देना जरूरी है। स्विच बोर्ड दरवाजे के साथ ही दीवार पर नस्ब था। मैंने कमरे की रोशनी बुझाई और टारमंडू के शाने पर हाथ रख दिया। मेरे नजदीक ही रहने की कोशिश करना, मैंने उससे कहा। मुमकिन है वो लोग अभी तक गए ना हो। एक साथ रहकर हम एक दूसरे से बेखबर तो नहीं रहेंगे। दरवाजा खोलकर बाहर निकलने के मामले में मैंने टारमंडू को आगे रखा। एक यहूदी के मेकअप में नामालूम लोगों के हाथों मारा जाना मुझे गवारा नहीं था। अगर मरना ही है तो एक मुसलमान की जगह एक यहूदी क्यों मरता? रायदारी मुकम्मल तारीकी में डूबी हुई थी। हालांकि यहाँ से रोशनी की एक किरण भी बाहर नहीं जा सकती थी। ब्लैकआउट की खिलाफ वर्दी होने का कोई इम्कान नहीं था। यही वजह थी कि रात जब हम सोने के लिए कमरे में आए थे तो यहाँ रोशनी थी, जबकि इस वक्त मुकम्मल तारीकी छाई हुई थी। शायद ये भी उन्हीं लोगों का कारनामा था जो यहाँ घुस आए थे। वही यहाँ से जाते हुए रोशनी बुझा गए होंगे। मैं और टारमंडू आगे पीछे मोहतात अंदाज में चलते हुए नीचे जाने वाले जीनों तक पहुंचे। टारमंडू बेदस्तूर मुझे आगे था। उसका ख्याल था कि वो लोग फरार हो चुके हैं। खुद मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन मैं मोहतात रहना चाहता था और यही एहतियात पसंदी मेरे काम आ गई। जीनों के पास पहुंचते ही नीचे से एक फायर हुआ और टारमंडू चीख मार कर गिर पड़ा। मैंने बिजली की तेजी से फर्श पर लोड लगाई थी, वरना अगली गोली ने मुझे चाट लिया होता। ये अंदाजा गलत साबित हुआ था कि वो लोग वापस जा चुके हैं। वो वापस नहीं गए थे। मालूम नहीं उनकी तादाद क्या थी। हम पर फायर करने वाला बैला लेक ही था, जो अंधेरे की वजह से हमें नजर नहीं आ सका। हम चूके मुतहर्रिक से, इसलिए वो हमें देख लेने में कामयाब हो गया था।
टारमंडू बुरी तरह तड़प रहा था। मालूम नहीं गोली उसके जिस्म पर कहाँ लगी थी। वह अगर मोलक ना होता तब भी उसका बचना मुश्किल ही लगता था। उसके जिस्म से खून तो बहरहाल बहता ही रहता। उसके लिए तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त करना तो दूर की बात थी, मुझे तो खुद अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। 2 वायनों के बाद मजीद फायर किए गए। मालूम नहीं वो कितने दीदा दिल लोग थे कि उन्होंने साइलेंसर तक इस्तेमाल करने की जहमत गुआरा नहीं की थी, यानी उन्हें किसी किस्म का डर खौफ नहीं था। मजीद फायर उन्होंने महज एहतियातन ही किए थे, इसलिए कि अगर हम में से किसी के पास असला होता तो हमने जवाबी फायर जरूर किए होते। लेकिन यह मालूम होने के बावजूद कि हम गैर मुसल्ला है, उन्होंने ऊपर आने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने महसूस किया कि वो फरार हो रहे हैं। शायद यहाँ उनकी आमद का मकसद पूरा हो चुका था। वो सदर दरवाजे से बाहर निकले थे, शायद उसी रास्ते से अंदर भी आए होंगे। उन्होंने सदर दरवाजे को भी बाहर से मुकम्मल कर दिया। मैंने कुंजी घूमने की आवाज साफ सुनी थी। अब मेरे लिए इस बात पर यकीन करना दुश्वार था कि वो मुकामी जराइम पेशा अफराद थे। बात यकीनन कुछ और ही थी। मैं तेजी से अपनी जगह से उठा। खतरात बढ़ चुके थे। गोलियां चलने की आवाजें दूर तक गई होंगी और अब इस बंगले में नहीं रहा जा सकता था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि आर्थर कितनी गहरी नींद सो रहा है, जो कई वायर होने के बावजूद नहीं उठा, और उसका वो मुलाजिम कहाँ मर गया जो आर्थर के बकौल सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। मैंने सबसे पहले रायदारी की लाइट जला दी। लाइट ऑन होने के बायस नीचे हाल में भी रोशनी फैल गई थी। मैंने एक लम्हे में पूरे हाल का जायजा ले डाला। अब वहां कोई नहीं था। तमाम दर हमलावर फरार हो चुके थे। उस तरफ से मुतमईन होकर मैंने टारमंडू को चेक किया। गोली उसके सीने पर तकरीबन वस में लगी थी और वो वैसी की कैफियत में था। खून काफी बह चुका था। अब भी अगर उसे फौरी तिब्बी इमदाद मिल जाती तो उसके बचने के कुछ इम्कानात पैदा हो सकते थे। गोली दिल से चंद इंच हटकर लगी थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था। हर लम्हा इस बात का खतरा था कि कहीं कोई आ ना जाए। फायरिंग की आवाजें सुनकर किसी न किसी ने पुलिस को फोन तो जरूर कर दिया होगा और मैं यहाँ कैद होकर रह गया था। टारमंडू को उसके आल पर छोड़कर मैं तेजी से निचली मंजिल पर आया और आर्थर के कमरे की तरफ बढ़ा। निचली मंजिल की तरफ रोशनियां जलाने पर यह हैरानकुन इंकशाफ हुआ कि कहीं किसी किस्म की अफरा तफरी नजर नहीं आ रही, जैसे वहां कोई गैर मामूली वाकया हुआ ही ना हो। आर्थर के कमरे के दरवाजे पर मुझे पहली गैर मामूली अलामत नजर आई। सुर्ख रंग के मार्कर से 2 अदद तिरछी लकीरें खींची गई थी जो एक दूसरे के दरमियान से गुजरी हुई थी, यानी सुर्ख रंग से जरब का निशान बनाया गया था। मेरे पास इस निशान पर गौर करने की मोहलत नहीं थी, इसलिए मैंने उस निशान को नजरअंदाज करते हुए कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर मुल्की रोशनी में पूरा कमरा उल्ट पुल्ट दिखाई दे रहा था। मैंने कमरे में दाखिल होकर लाइट जला दी और फौरन आर्थर के बाहर ना आने की वजह मेरी समझ में आ गई। वो अब कभी खुद से अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रह गया था, क्योंकि उसकी गर्दन एक तरफ को ढुलकी हुई थी और मुंह खुला हुआ था। उसे कत्ल कर दिया गया था। वक्त जाया किए बगैर मैं वहां से आगे बढ़ा और मैंने दीवार में नस्ब उस आईनी जेब को देखा जो खुला हुआ था। उसकी सफाई कर दी गई थी। मालूम नहीं आर्थर उसमें रकम के अलावा और क्या चीजें रखता होगा। मुझे यकीन था कि वो कुछ खुफिया किस्म के कागजात भी सेफ में रखता होगा। बहरहाल अब वहां ना कोई रकम थी और ना ही इस किस्म का कोई कागज था। उस आईनी सेफ के अलावा कमरे की हर चीज तकरीबन उधेड़ डाली गई थी। पुलिस तफ्तीश करती तो उन्हें डाकू करार देती जो लूट मार करके चले गए थे। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और रायदारी में निकल आया। अभी मैं रायदारी ही में था कि मैंने पुलिस कार के सायरन की आवाज सुनी जो तेजी से करीब आती जा रही थी। किसी पड़ोसी ने फोन करके पुलिस को मुतला किया होगा। मेरी रफ्तार में अचानक बहुत तेजी आ गई। मैं कहीं कहीं सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। टारमंडू के सीने से गाढ़ा गाढ़ा खून उबल रहा था और वो बदस्तूर वसी की कैफियत में था। उसे नजरअंदाज करके मैं अपनी ख्वाबगाह में आया जहां मैंने मुकामी करेंसी छोड़ी थी जो आर्थर ने मेरे हवाले की थी। वहीं अलमारी में टारमंडू ने भी अपनी रकम रखी थी। अपने पैसों के अलावा मैंने टारमंडू के पैसे भी जेब में ठूंचे और वापसी के लिए पलट पड़ा। पुलिस कार अब बहुत नजदीक आ गई थी। शायद वो बंगले के अहाते में दाखिल हो रही थी और जब तक मैं दोबारा निचली मंजिल पर पहुंचा पुलिस कारें ना सिर्फ रुक चुकी थी बल्कि उन्होंने कॉल बेल का बटन भी दबा दिया था। मैं बुरी तरह गिर गया था। पुलिस चौकी फायरिंग की इतला पाकर यहाँ पहुंची थी, इसलिए इम्कान था कि वो बंगले को घेरे में ले लेंगे। सोचने समझने का वक्त नहीं था, तेजी से अमल करने का वक्त था। मैं उनके दरगाह से महज अपनी रफ्तार के बल पर ही निकल सकता था, वरना एक बार वो मुझे घेरने में कामयाब हो जाते तो कम अज कम फौरी तौर पर उनकी गिरफ्त से बचना मेरे लिए महाल हो जाता।
बाद में अगर फरार होने का मौका मिल जाता तो वो और बात होती। मैं निचली मंजिल पर रुके बगैर अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं दिली दिल में दुआ कर रहा था कि अकबी दरवाजा मुकफ्फल ना हो, और उस वक्त मैं खुशी से निहाल हो गया जब मैंने अकबी दरवाजे को गैर मुकफ्फल पाया। सिर्फ अंदर से चुटकी लगी हुई थी। दरवाजे से बाहर निकलने से कबल मैंने जानकर बाहर का जायजा लिया और मैदान साफ पाकर जल्दी से बाहर निकला और एक नजदीकी कद आदम पौधे के अकब में पहुंच गया। अगर मुझे एक लम्हे की भी ताखीर होती तो मैं उन पुलिस वालों की नजरों में आ गया होता जो पोजीशन लेने के लिए अकबी सिमत आ गए थे। उनका अंदाज वाकई ही ऐसा था जैसे वो डाकुओं को घेरे में ले रहे हों। मैं सांस रोककर उन्हें देखने लगा। इतनी चांदनी तो थी कि कुछ फासले तक साफ दिखाई दिया जा सकता था। मुझे अगर बर वक्त आड़ ना मिल जाती तो मुड़ते वक्त वो जरूर मुझे देख लेते। वो 2 पुलिस वाले थे और शायद एक हेड कांस्टेबल था। हेड कांस्टेबल ने उन दोनों को हदायत दी और उन्हें मुतय्यन करके वापस चला गया। दोनों के हाथों में खुद का राइफलें थी और रुख बंगले की तरफ था। ताम दोनों के अंदाज में बेपरवाही थी। क्या मुसीबत है, एक ने चिल्लाए हुए अंदाज में कहा। फाइलिंग करने वाले क्या हमारे इंतजार में अब तक अंदर बैठे होंगे? मैंने दिली दिल में उसकी जानत की दाद दी। वो वाकई दुरुस्त कह रहा था। हमें क्या? दूसरे कांस्टेबल ने कहा। हमें तो अहकामात की बजावरी से गर्ज होनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसी फर्ज शनासी के खिलाफ हूँ जिसमें आदमी को अकल के मुनाफिक काम करना पड़े। अकल इस्तेमाल करोगे तब भी इतनी तनख्वाह मिलेगी जितनी अकल इस्तेमाल किए बगैर मिलती है। नहीं यार, जरा गौर तो करो। अगर कोई बंगले में होता तब भी सायरन सुनकर फरार हो गया होता या हमारे इंतजार में बैठा रहता? क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? अगर कोई अंदर नहीं होगा तो हमारा क्या जाता है, बल्कि ये हमारा अच्छा ही है। हुआ मुकाबला करने से तो बचेंगे। पहला कांस्टेबल बुड़बुड़ाकर खामोश हो गया और मैं पलटकर अकबी दीवार की तरफ देखने लगा, जो ज्यादा बुलंद नहीं थी मगर उस तक पहुंचना भी मसला था। दीवार मुझसे कम से कम 6 फीट के फासले पर थी। मैं अपनी जगह छोड़ता तो किसी की नजरों में भी आ सकता था। मैंने किसी मुनासिब मौके का इंतजार करने का फैसला करने में आफियत जानी। चंद ही मिनट बाद एक सार्जेंट आता दिखाई दिया। उसके साथ ही चंद सिपाही भी थे। तमाम खिड़कियों और दरवाजे चेक करो, उसने सिपाहियों को हुक्म दिया। शायद कहीं से अंदर दाखिल होने का रास्ता मिल जाए। वो सामने वाले रास्ते की तरफ से मायूस होकर इस तरफ आए होंगे। सदर दरवाजा तो मुकव्वल था और अंदर कोई मैं था जो दरवाजा खोलता। 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने अकबी दरवाजा दरियाफ्त कर लिया जो खुला हुआ था। इस दरियाफ्त ने उनमें सिनसिनी फैला ली और फिर सार्जेंट के हुक्म पर कई सिपाही दौड़ते हुए बंगले के अंदर घुस गए। कुछ बाहर ही रुक गए थे मगर अब उन सब की तवज्जो अकबी दरवाजे की तरफ थी। वो किसी गैर मामूली वकूअ की तवक्को कर रहे थे। यह मौका मेरे लिए बहुत गनीमत था। इससे फायदा ना उठाता तो शायद इसके बाद कोई और मौका मिल ही ना पाता। उन्हें अंदर कोई ना मिलता तो फिर उनकी तवज्जो बाहर की तरफ ही मरकूज होती। चूंकि तमाम लोगों की तवज्जो दरवाजे पर मरकूज थी, इसलिए मैंने धड़कते दिल के साथ अपनी जगह छोड़ दी और अगली दीवार की तरफ बढ़ रहा था। चांद ऐसे जाविये पर था कि उसकी रोशनी बराह रास्त मुझ पर नहीं पड़ रही थी। दीवार के नजदीक पहुंचकर खड़े होने से कबल मैंने पलट कर देखा। अब भी उनमें से कोई इस तरफ नहीं देख पाया था। मैं तेजी से खड़ा हुआ और अकबी दीवार पर चढ़ गया। बदकिस्मती से उसी वक्त किसी ने पलट कर देखा और मुझ पर निगाह पड़ते ही वो जोरदार आवाज के साथ चीखा। वो रहा। फिर उसने चीख कर मुझसे कहा, रुक जाओ वरना तुम्हें गोली मार देंगे। उसने बुलंद आवाज में कहा। इतनी मुहूर्त बहुत थी। उसका जुमला मुकम्मल होने से कबल ही मैं दूसरी तरफ कूद चुका था। पुलिस वालों ने भी फायरिंग करने में तामिल नहीं किया मगर मुझे ललकारना उनकी गलती ही थी। जितनी देर में उनकी ललकार मुकम्मल हुई उतनी देर में मैं तो दूसरी तरफ पहुंच चुका था। गोलियां मेरे ऊपर से निकल गईं। लगातार फायरिंग की आवाजों ने इलाके का सुकून दरम बरम कर दिया था। जमीन पर गिरते ही मैंने बड़ी फुर्ती से खुद को संभाला और दाईं तरफ दौड़ लगा दी। अकबी गली ना हमवार थी और हमवार सड़क के मुकाबले में यहाँ दौड़ना दुश्वार साबित हो रहा था। मुझे 2-3 बार ठोकर लगी और मैं गिरते गिरते बचा। उधर पुलिस वाले अब दीवार पर चढ़कर मुझ पर फायरिंग करने की कोशिश कर रहे थे मगर मैं बंगलों की दीवारों से करीब होकर दौड़ रहा था, इसलिए उनकी कोशिश रायगां साबित हो रही थी। मैंने बाद बंगलों की खिड़कियां खुलने की आवाजें भी सुनी थी। मैं शदीद खतरे में गिर गया था। एक ऐसा खतरा जिससे निकलना महाल था। मुझे गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता था। वाह सूरत यह थी कि मुझे कोई पनाहगाह मैसर आ जाती। मगर खासी तेज रफ्तारी से दूर रहा था मगर इस तेज रफ्तारी की कोई वक़्त नहीं थी। जदीद तरीन सादो सामान से लैस पुलिस को धोखा देकर निकल जाना नामुमकिनात में से था और मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास था।
मुझे ये भी मालूम था कि जितना ज्यादा वक्त गुजरता जाएगा मेरे बच निकलने के इम्कानात उतने ही कम होते चले जाएंगे। यही वजह थी कि मैंने दौड़ते दौड़ते रुककर एक निगाह अकम में डाली और जब मुझे अपने अकम में कोई नजर नहीं आया तो मैंने एक और बंगले की अकबी दीवार खलांगने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की। यार तर के बंगले से चौथा बंगला था। पुलिस वाले शायद हुक्म के इंतजार में रह गए थे, वरना अगर वो तेजी दिखाते तो अकबी गली में होते और मुझे गुम होने का मौका ना मिल पाता। मगर अब तो मौका मिल ही गया था। यह अलग बात है कि इस मौके से फायदा उठाते ही एक सुरीली नुजवानी चीख से वास्ता पड़ा था। यही शुक्र था कि चीख की आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी, यह शायद फायरिंग में दब गई थी। मैंने चौंक कर देखा, वो एक सर्वेंट क्वार्टर था जिसके दरवाजे पर वो खड़ी हुई थी और उसने चीख दबाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। अंधेरे के बाद उसके खदोखाल वादे तौर पर दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने ऊँटों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा दिया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसका जिस्म मारे खौफ से लर्ज रहा था। शायद वो फायरिंग की आवाजें सुनकर उठी थी। उसका खौफजदा होना फितरी अमर था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा और मैंने महसूस किया कि उसके जिस्म के इर्ताश में इजाफा हो गया है और गालिबन वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेना चाहती थी, मगर उसमें अपनी जगह से हरकत करने की हिम्मत ही नहीं रह गई थी। शायद उसने मेरी आवाज सुनी ही नहीं थी। अगर सुनी थी तो उसका खौफजदा ज़हन अल्फाज को बरबूत करके उससे कोई मैनी अखज़ करने से कासर था। अब भी वो यही समझ रही थी कि मैं उसकी तरफ किसी बुरी नीयत से बढ़ रहा हूँ। मैं अचानक रुक गया। उसका खौफ दूर किए बगैर उसकी तरफ बढ़ना, उसके नजदीक जाने की कोशिश करना ठीक नहीं था। खौफ की इंतहा किसी ऐसी खौफनाक चीख को जन्म दे सकती थी जो दूर तक सुनी जाती। मेरी यहाँ मौजूदगी का राज फाश हो जाता और मुझे अपना बचाव करने के लिए असरे नो जिद्दोजहद करना पड़ती। सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे में तनहा उसकी मौजूदगी जाहिर करती थी कि उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं है। अगर होता तो लगातार होने वाली फायरिंग के शोर के बाद ना सो रहा होता और उसके साथ ही दरवाजे पर नजर आता। इस एतबार से ये जगह बहुत महफूज थी और मैं इसे खोना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैंने रुकते हुए कहा। आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी। अगर मुझे बेगुनाह मरते हुए देखना चाहती हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। मैंने उस पर एक नफ्सियाती अरबा आजमाया। मुझे इस अरबे की कामयाबी का 100% यकीन नहीं था। ताम अगर अरबा कामयाब ना होता तो मेरी मुश्किलात में 100% इजाफा जरूर हो जाता। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वापस मुड़ा और बुर्दा किसी अंदाज में चलता हुआ उससे दूर होने लगा।